हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे, ऑडियो वीडियो सही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम हेलो ग्रुप। एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं। आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू, वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो हमारे यहाँ 2 मेजर स्कूल हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। रेखा जी क्या कह रही हैं? चलो जल्दी से आ जाएंगे सभी। ठीक है, 2 मेजर स्कूल है, शिया और सुन्नी। मेन डिफरेंस क्या है शिया में रिजेक्ट किया जाता है ऑल ट्रेडिशंस और वर्ड ऑफ एनी jurist or which were handed down by anyone or other than Ali। ठीक है, देखो हमने कल डिस्कस किया था कि 2 ग्रुप बनाए गए थे। कौन कौन से थे? कि एक ऐसा ग्रुप जो कि अली को सक्सेसर बनाना चाहता था, उसको हमने नाम दिया शिया। और कुछ ऐसे लोग थे जो कि इलेक्शन के थ्रू सक्सेसर बनाना चाहते थे, उसको हमने सुन्नी कहा। तो ये बोला कि 2 मेजर स्कूल हैं, एक तो शिया और दूसरा सुन्नी। मेन डिफरेंस क्या है? शिया रिजेक्ट करता है ऑल ट्रेडिशंस और वर्ड ऑफ एनी जुरिस्ट। और बोला शिया और सुन्नी जो है वो 2 आपके क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। शिया में वो लोग आते हैं जो कि अली के सक्सेसर थे, अली को सक्सेसर जो है वो बनाना चाहते थे। अरे बता दो कौन कौन क्लास में आ चुका है? देयरफॉर दे कॉल, इसलिए उनको शिया शिया अली जो है वो नाम दिया गया और फैक्शन ऑफ अली जो है वो कहा जाता है। सुन्नी को कंसीडर किया जाता है द ट्रेडिशन एंड ऑल्सो डिसीजन ऑफ इस इमास and the journal body of knowledge given by the jurist which supplement the rule of Quran। ठीक है, ये बोला न्यायविद के द्वारा दिए गए ज्ञान के सामान्य निकाय पर जो है वो विचार करते हैं, जो कि कुरान के नियम के पूरक है। और 2 मेजर स्कूल हैं शियास के और सुन्नी के 4 मेजर स्कूल हैं। शिया में आपके आपके आता है इथाना और इस्माइली। ठीक है, और 4 मेजर स्कूल हैं हनाफी और शोफई, मलिकी और हनबली। ठीक है, हनाफी, शफई, मलिकी और हनबली। अब है सोर्सेस क्या है? फॉर्मल सोर्स कौन कौन से हैं मुस्लिम लॉ के? तो सबसे पहले आता है आपका कुरान, प्राइमरी सोर्स। फॉर्मल सोर्स, प्राइमरी सोर्स, जिसमें आता है आपका कुरान। कुरान आपका ड्राइव किया गया है अरबिक वर्ड कुरा से, विच मीन, जिसका क्या मीनिंग होता है? टू रीड। ठीक है, और पढ़ना। और कोलेक्टेड एंड अरेंज बाय द अबू बकर, जो फर्स्ट खलीफा थे उनके द्वारा जो है वो कुरान को कलेक्ट किया गया था और अरेंज किया गया था। और इसको रिवाइज किया किसने? उस्मान ने, जो कि 3rd खलीफा थे। उन्होंने क्या किया? रिवाइज किया। और कम्युनिकेटेड टू प्रॉफिट बाय द, ठीक है, यहां पर बोला कि जो गैब्रियल, ठीक है, गैब्रियल गैब्रियल के द्वारा जो है वो कम्युनिकेट किया गया था पैगंबर संदेशवाही को। और 23 ईयरों में मतलब वर्षों में जो है सूचित किया गया। सबसे पहले याद रखना है कुरान, ठीक है, वो एक आपका फॉर्मल सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। इसको अरेंज किया गया था अबू बकर, जो कि फर्स्ट खलीफा थे, उसके बाद रिवाइज किया गया 3rd खलीफा उस्मान के द्वारा। अब अबू बकर वॉज खलीफा फॉर ओनली 2 ईयर। अबू बकर जो है वो ओनली 2 सालों तक जो है वो खलीफा रहे, विच ही वॉज असाइनेटेड द 3rd खलीफा उस्मान ऑर्डर्ड अ सेकेंड कलेक्शन। और उसके बाद 3rd खलीफा आए जिन्होंने कि सेकेंड कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है वो बना। ठीक है, और आफ्टर द 18 ईयर, ठीक है, 18 वर्ष के बाद जो है वो डेथ ऑफ प्रॉफिट हुआ। और द कुरान टुक द प्रेजेंट फॉर फ्रॉम एज इट
it is today because all previous copies were ordered to be burned. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, बोला है कि प्रॉफिट पैगंबर की मृत्यु के 18 साल के बाद कुरान ने वर्तमान रूप जो है वो ले लिया और जैसे कि आज है। पिछली सभी प्रतियों को जलाने का जो है वो आदेश दिया गया और इसके अलावा इसे दिव्य माना जाता है और इसके चरित्र को बदलना नहीं चाहिए। इसलिए किसी भी मानव एजेंसी या यहाँ तक कि संस्था द्वारा संशोधित जो है किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है। कुरान जो है आपका बेसिस है मुस्लिम लॉ का और अराउंड 6,000 verses, out of which 200 deal with the legal principles such as a marriage, matrimonial remedies, maintenance, acknowledgement of the paternity and transfer of property, gift, wills और inheritance। कि बोला कि कुरान जो है वो मुस्लिम कानून का एक आधार है जिसमें 6,000 आयातों विवाह, यानी कि उस कुरान में कितना कुछ जो है वो मेंशन करा गया, जैसे कि जो भी बेसिक लाइफ के रूल रेगुलेशन है वो कुरान में मेंशन करे गए, जिसमें लीगल प्रिंसिपल बताए गए हैं, मैरिज से रिलेटेड मैट्रिमोनियल रेमेडीज बताई गई हैं कुरान में, मेंटेनेंस के बारे में बताया है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी के बारे में बताया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस तरह से की जाएगी, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, ये सब जो है वो उस बुक में मेंशन करा गया है। और एबोलिश ऑब्जेक्शनेबल कस्टम लाइक अ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। ठीक है, जो भी आपके ऑब्जेक्शनेबल कस्टम है उनको एबोलिश करने की जो है वो बात इसमें करी गई है। प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग मनी एट द अनरीजनेबली हाई इंटरेस्ट एंड अनलिमिटेड पॉलीगैमी। ठीक है, और जैसे आपत्तिजनक रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया गया है और नाबालिगों और विकलांगों के हितों की रक्षा करने और समग्र रूप से महिलाओं की स्थिति बढ़ाने के लिए भी जो है वो प्रावधान किए गए थे। अब है आपका द सुन्ना। सुन्ना माने सुन्नत, मीनिंग ऑफ पाथ। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ पाथ। सेकेंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है सुन्नत और वट एवर द प्रॉफिट सेड। ठीक है, यहाँ पे बोला पैगंबर ने जो कुछ भी कहा या किया, मौन रूप से अनुमति दी, उसे हम क्या कहते हैं, हदीस कहते हैं। ठीक है, हदीस कहा जाता है। और वट एवर द प्रॉफिट सेड, जो भी प्रॉफिट ने कहा था उसे हम सुन्नत उल कॉल जो है वो कहते हैं। और वट एवर डिड सुन्नत उल फेल। ठीक है, यहाँ पर कहा कि सुन्नत का क्या मतलब था, मीनिंग द पाथ, रास्ता। सेकेंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ से कहा जाता है एंड वॉट एवर द प्रॉफिट सेड, ये बोला कि पैगंबर ने जो कुछ भी कहा था जिसमें अलाउ किया गया कि उसको हम हदीस कहते हैं, यानी कि प्रॉफिट ने जो भी कहा, उनकी जो बातें थी उनको हमने हदीस कहा। और वट एवर प्रॉफिट ने जो वर्ड कहे थे उसको सुन्नत उल कॉल जो है वो कहा। और वट एवर ही डिड सुन्नत उल फेल। और वट एवर ही, और जो कुछ भी वो अलाउ करते थे, यानी कि वो कहते थे कि ये काम किया जा सकता है विदाउट एक्चुअल सेइंग, उसे हम सुन्नत उल तुकरीर कहते हैं। और इस सुन्नत could be manipulated as they were not certain as a Quran or used as a political weapon, which happened during the rule of, ठीक है, which happened during the rule of Umayyad dynasty. So these sunnat were collected and compiled by the various people, and these collection were called a मुस्नद। मुस्नद कहा जाता है इन सभी कलेक्शंस को। ठीक है, जो देखो कि जो आपके सोर्स है मुस्लिम लॉ के, सबसे पहले आपका कुरान है। कुरान पर काम किया गया था अबू बकर ने, जो कि फर्स्ट खलीफा थे, उसके बाद उस्मान जो कि थर्ड खलीफा थे, उन्होंने वर्क किया। उसके बाद आए सुन्नत। उसके बाद आपका सेकंड सोर्स है सुन्नत। सुन्नत का क्या मतलब होता है, रास्ता, यानी कि पथ, पाथ। सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ से कहा जाता है, प्रॉफिट ने कहा कि प्रॉफिट ने जो भी कुछ कहा उसे हम कहते हैं हदीस। प्रॉफिट के जो वर्ड है उसे हम सुन्नत उल कॉल जो है वो कहते हैं। और वट एवर ही डिड द सुन्नत उल फेल। ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया उसे हम सुन्नत उल फेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड सोर्स है इजमा। इजमा में कहा कि सेंसेस ऑफ मोस्ट लर्न मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, the sources has been validated by the both the Quran and Prophet। समुदाय के सबसे विद्वान सदस्य की आम सहमति इस स्रोत को कुरान या पैगंबर दोनों द्वारा मान्य जो है वो किया गया है और सुन्नत के माध्यम से। कियास आपका थर्ड फोर्थ सोर्स है। कियास जो कि शिया में जो है वो, शिया इसे जो है वो नहीं पहचानते, उसे जिस कियास किसे कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ रूल और प्रिंसिपल जो कि डिडक्टेबल बाय द मेथड्स
और एनालॉगी एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द कुरान, सुन्नत एंड इजमा। कुरान, सुन्नत और इजमा के सदृश्य और व्याख्या के तरीके द्वारा जो है वो घटाए जाने वाले नियमों और सिद्धांतों का संग्रह है। और शियाओं का मानना है कि अगर कानून का दायरा बढ़ाना है तो केवल इसे इमाम के द्वारा जो है वो किया जा सकता है, बढ़ाया जाता है, किसी और द्वारा नहीं। ठीक है, शियाज बिलीव करते हैं द स्कोप ऑफ लॉ हैज टू बी बाइंडेड, इट शुड ओनली डन बाय द इमाम। ठीक है, कि इसको इमाम के द्वारा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। कियास है क्या? सिंपल से रूल एंड प्रिंसिपल है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल है, उसे हम कियास कहते हैं। इजमा क्या है आपका? सेंसस विद द मोस्ट लर्न मेंबर ऑफ द कम्युनिटी है। दिस सोर्स हैज बीन वैलिडेटेड बाय द बोथ कुरान एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब इनफॉर्मल सोर्स में कौन कौन आते हैं? इनफॉर्मल सोर्स में आते हैं आपके कस्टम। ठीक है, कस्टम एंड यूसेजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। एंड 6 है आपका जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, रेखा जी आ गई है क्लास में? नॉट अवेलेबल कहाँ को शो हो रहा है? किसी और की क्लासेस तो नहीं ले ली है मैंने? पेपर नंबर 2 लॉ, लॉ की तो है। चलो, इनफॉर्मल सोर्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स जिन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले आपका कस्टम है, सबसे पहले आता है आपका कस्टम एंड यूसेजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजन। एंड सेवेंथ है आपका लेजिस्लेशन थ्रू मोस्ट ऑफ दिस मुस्लिम लॉ इज नॉट कोडिफाइड बट द सम ऑफ इट्स क्वालिफाइड कोडिफाइड लाइक अ शरीयत एक्ट 1937। ये बोला कि लेजिस्लेशन तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम लॉ इज नॉट कोडिफाइड but some of it is codified like a Shariat Act 1937. Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1985. ठीक है, कि ये बोला कि मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1985। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज। ठीक है, ये सब आपके क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज का क्या मतलब होता है? जब भी आपके पास प्रॉपर लॉ नहीं है, ठीक है, प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं है, तो वहां पर जो जुडिशरी होती है वो अपनी जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज के बेस पर जो है वो डिसीजन देती है। मैरिज होता है निकाह अंडर द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मुस्लिम लॉ में मैरिज को एक पवित्र बंधन न मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माना जाता है, और विच इज डन फॉर द टू पर्पस, जो कि दो उद्देश्य के लिए जो है किया है। सबसे पहले प्रोक्रिएशन, ठीक है, कि बच्चे पैदा करने के लिए। दूसरा लीगलाइजिंग चिल्ड्रन, ठीक है, कि बच्चे जो भी पैदा होंगे उनको क्या करेंगे? लीगली तौर पर वैलिड जो है, वैधता, बच्चों को वैध बनाना जो है उसका पर्पस होता है। बिकॉज मैरिज इज कंसिडर्ड, कि बिकॉज मुस्लिम मैरिज को कंसिडर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसके लिए कोई भी सेरेमनीज जो है वो इस मुस्लिम लॉ में नहीं बताई गई है। दे ओनली द कंडीशन बताई गई है। ठीक है, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए कंडीशन होती है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए, वैसे ही जो है मुस्लिम मैरिज के लिए कंडीशन जो है वो बताई गई कि जो पार्टीज है मैरिज की, ठीक है, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि उनकी एज जो है वो एज प्लस साउंड माइंड जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, पार्टीज मस्ट हैव कैपेसिटी, पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है वो एंटर हो सके। ठीक है, और देयर शुड बी प्रपोजल। ठीक है, एक प्रपोजल होना चाहिए। देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, और प्रपोजल को स्वीकार कर दिया जाना चाहिए, यानी कि किसी ने कहा कि हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो उस प्रपोजल को उसी टाइम एक्सेप्ट किया गया होना चाहिए। और देयर शुड बी नो इम्पीडमेंट टू द मैरिज। ठीक है, विवाह में कोई बाधा जो है वो नहीं आनी चाहिए। फिर है आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ठीक है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यहां पर बोला एनी मुस्लिम विद साउंड माइंड हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ पुबर्टी हैज कैपेसिटी टू मैरी। यहां पर बोला कि कैपेसिटी का क्या मतलब है? एज ऑफ पुबर्टी। ठीक है, एज ऑफ पुबर्टी होनी चाहिए प्लस साउंड माइंड वो व्यक्ति होना चाहिए, कि एनी मुस्लिम विद साउंड माइंड उसने अटेन कर ली हो एज ऑफ पुबर्टी, हैज अ कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो मैरिज कर सकता है। द पर्सन जो है वो आपका साउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और ना ही जो उसने यदि साउंड माइंड नहीं है और ना ही तो उसने एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो अटेन करी है, तो वो मैरी कर सकता है, लेकिन किसके बिहाफ पर? गार्डियन के बिहाफ पर, रिगार्डिंग मैरिंग अ पर्सन और डिफरेंट रिलीजन। ठीक है, फिर है आपका मुस्लिम जो है वो आपका
ये बोला कि मुस्लिम वुमेन जो है वो किसी अदर रिलीजन के पर्सन से जो है वो शादी नहीं कर सकती। अ वुमेन कैन नॉट मैरी एनी पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, कि ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो कि मुस्लिम नहीं है। सुन्नी मोहम्मदन कैन मैरी अ नॉन मुस्लिम वुमेन, और सुन्नी मोहम्मदन में बोला कि मैन शादी कर सकता है उस वुमेन से जो कि क्या है, वुमेन मुस्लिम नहीं है, उस लड़की से शादी कर सकता है। एज ऑफ पुबरिटी होती है 15 ईयर, ठीक है, पुबरिटी एज ऑफ जो है वो आपकी 15 ईयर होती है, ठीक है। जिस तरह से हमारे में एज स्पेसिफिकली मेंशन कर दी गई है ना, वैसे मुस्लिम लॉ में जो है वो मेंशन नहीं करती है। 15 और 16 उम्र के बीच में, मतलब जब एक इंसान, मतलब जब भी कोई भी मेल फीमेल अपने जो भी मेजोरिटी को जो है वो अटेन कर लेता है, कि उसकी सूझ समझ जो है वो काफी ज्यादा, देखो ऐसा तो डिफरेंस कैसे बताया है ना, कि मुस्लिम लॉ में 15 ईयर एज ऑफ प्यूबरिटी बता दी, और 18 में, सॉरी, हिंदू हिंदू लॉ में जो है 18 ईयर गर्ल्स की जो है वो एज बताई गई है। थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ना। हाँ, पहले हिंदू लॉ में भी 15 ही थी, हाँ। अब तो जो है वो 21 हो जाएगी, वैसे हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 21 ईयर तक आते आते ना एक लड़की अपनी एजुकेशन कंप्लीट, मतलब कम से कम 21 ईयर तक आते आते क्या होगा, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाएगी ना लड़की की। तो 21 ईयर कर देनी चाहिए अभी तक, ठीक है। चलो, वो तो अपनी अपनी समझ है, और बाकी सब चीजें। तो असुन्नी मोहम्मदन जो है वो आपके मैरी कर सकते हैं उस वुमेन के साथ जो कि मुस्लिम नहीं भी है, और इफ शी इज अ किताबिया, और वो क्या है, आपकी किताबिया है। और इफ द रिलीजन इज रिवील्ड थ्रू अ डिवाइन बुक, यहां पर बोला कि एक दिव्य पुस्तक के माध्यम से जो है वो प्रकट किया जाता है, और इसे किताबिया भी जो है कहा जाता है। हिंदू धर्म किताबिया नहीं, हिंदुइज्म इज नॉट अ किताबिया, ठीक है। शिया मोहम्मदन कैन नॉट मैरी अ मुस्लिम लॉ मुस्लिम वुमेन, की शिया मोहम्मदन जो है वो आपके मुस्लिम नॉन मुस्लिम वुमेन से शादी नहीं कर सकते, इवन यदि वो किताबिया भी है, ठीक है। इफ अदर पर्सन कन्वर्ट टू इस्लाम बिफोर द मैरिज, देन देर इज अ नो बार। यदि कोई पर्सन, जैसे देखो सिंपल सा है कि एक वुमेन तो जो कि एक मुस्लिम वुमेन है वो शादी कर ही नहीं सकती एक ऐसे इंसान से जो कि मुस्लिम नहीं है, यानी कि जो किसी अदर रिलीजन का। फिर बोला कि जो सिया सुन्नी मोहम्मदन है वो शादी कर सकती है ऐसी लड़की के साथ जो कि नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो किताबिया होनी चाहिए। किताबिया का क्या मतलब है कि यदि धर्म को एक दिव्य पुस्तक के माध्यम से प्रकट किया जाता है तो उसे किताबिया कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हिंदुइज्म आपका उस किताबिया में इंक्लूड नहीं होता। और शिया मोहम्मदन जो है वो नॉन मुस्लिम वुमेन से शादी कर ही नहीं सकते, इफ वो किताबिया भी है तब भी। और इफ द अदर पर्सन कन्वर्ट इस्लाम बिफोर द मैरिज, देन देर इज नो बात, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, आप जानते हैं कि मुस्लिम मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए। प्रपोजल आप कहते हैं, एक्सेप्टेंस को कबूल कहते हैं। तो यहाँ पर बोला प्रपोजल और एक्सेप्टेंस शुड बी देयर फॉर वैलिड मुस्लिम निकाह, कि मुस्बैद मुस्लिम निगाह के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति कबूल जो है वो होना चाहिए। इसमें दो पुरुष, यानी कि देयर शुड बी टू मेल विटनेस, कि दो पुरुष विटनेस होने चाहिए, और वन मेल एंड टू फीमेल विटनेस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये बोला कि निगाह के टाइम में दो कौन होने चाहिए, दो पर्सन मेल विटनेस होनी चाहिए, और यदि एक मेल है तो टू फीमेल विटनेस जो है वो होनी चाहिए। और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस जो है वो विदाउट एम्बिग्विटी, बिना किसी अस्पष्टता से एक ही टाइम में जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि प्रपोजल एक्सेप्टेंस एक ही टाइम में जो है वो दिया गया होना चाहिए। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस शुड बी विदाउट एम्बिग्विटीज, एंड दिस शुड बी मेड बाय द पार्टीज themselves और बाय अदर ऑन देयर बिहाफ। प्रपोजल, गुड मॉर्निंग भूमिका जी, बहुत जल्दी आ गए।
एक मिनट रुकना। चलो, तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस जो है वो आपका वेल मतलब प्रपोजल को हम इजाब कहते हैं एंड एक्सेप्टेंस को हम जो है वो कबूल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो वैलिड मुस्लिम निगाह के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब भी मैरिज होती है तो 2 मेल विटनेस जो है वो होने चाहिए, और यदि 2 विटनेस नहीं है तो एक मेल है तो 2 फीमेल विटनेस जो है वो होनी चाहिए। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी विदाउट एम्बिग्विटी एंड शुड बी मेड बाय द पार्टीज देमसेल्फ और बाय अदर ऑन देयर बिहाफ। ये बोला कि जो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है जो एक ही टाइम पर जो है वो हो जाना चाहिए। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस इन वन मीटिंग। जो प्रस्ताव और स्वीकृति जो है वो एक ही बैठक में व्यक्त की जानी चाहिए। अश्योरेंस टू मैरी इन फ्यूचर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रपोजल मीटिंग। यदि आप ये बोल दो कि किसी ने प्रपोजल दिया और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा प्रपोजल मीटिंग, कि भविष्य में शादी करने के का आश्वासन एक प्रस्ताव बैठक का जो है वो गठन नहीं करता। अब है कि वाइड, वाइडेबल और इरेगुलर मैरिज इन मुस्लिम लॉ में क्या फर्क है, मतलब क्या डिफरेंस है, कब उसको वाइड मैरिज कहेंगे, क्या उसको कब उसको वाइड 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 कहेंगे और वैलिड कहेंगे और रेगुलर कहेंगे। जो वैलिड मैरिज होती है उसे शाही कहा जाता है। मुस्लिम मैरिज में वाइड मैरिज को वातिल कहा जाता है और इरेगुलर मैरिज को फासिद जो है वो कहा जाता है। वातिल मैरिज, अवॉइड मैरिज, ठीक है। वातिल मैरिज क्या है, एक वॉइड मैरिज है। फॉलोइंग आर द इम्पीडमेंट टू मैरिज विच विल रेंडर द मैरिज इज अवॉइड, ठीक है, उसे हम वातिल कहते हैं। बातिल मैरिज यहाँ पर बोला विवाह के लिए निम्नलिखित बाधाएं हैं जो कि विवाह को शून्य के रूप में जो है वो प्रस्तुत करेंगी। वातिल वे वह बनाते हैं जिसे हम पूर्णता, अक्षमता या निषेध जो है वो कहते हैं। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन जो है वो कहते हैं, यानी कि आप जो है वो उस शादी को शादी मान ही नहीं सकते, यानी कि ये पूर्ण रूप से क्या है, प्रोहिबिशन है। यदि किसी पर्सन ने ऑलरेडी मैरिड कर ली है, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड है, अ मैरिड वुमन कैन नॉट, एक मैरिड, देखो कि एक मैन को तो बोल दिया कि आप 4 शादियां कर सकते हो, लेकिन एक महिला को नहीं बोला कि महिला तो एक ही शादी करेगी। तो ये बोला कि यदि किसी मैरिड वुमेन ने दूसरी शादी कर ली है, यानी कि कैन नॉट, जो मैरिड वुमेन है वो शादी नहीं कर सकती, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती, अनदर मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती। वाइल हर हस्बैंड इज अलाइव, जब तक उसका हस्बैंड जो है वो अलाइव है और विवाह निर्वहन कर रहा है, सच मैरिज इज वाइड, तो इस मैरिज को हम वाइड कहेंगे। वार ऑफ कॉन्सिक्विटी रेंडेड टू अ वाइड मैरिज वाइड, ठीक है, विवाह की सीमा, विवाह जो है वो को शून्य बना देती है। हाँ, महिला को भी बोल देते हैं ना, कि एक मैन को बोल दिया कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, फीमेल को तो राइट ही नहीं दिया गया। फीमेल को बोल दिया यदि आप एक से दूसरी करोगे, एक से दूसरी शादी करोगे तो ये क्या हो जाएगी, वाइड मैरिज हो जाएगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग रेखा जी, आपको क्या क्लास लिख रही थी, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुए, कैसे हो गया। चलो, तो बातिल मैरिज, इसको वॉइड मैरिज कहते हैं, कि बातिल मैरिज को एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी और प्रोहिबिट किया गया है इस तरह की मैरिज। यदि कोई मैरिड वुमेन जो है वो किसी अनदर, मतलब मैरिड वुमेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी किसी अदर पर्सन के साथ, जब तक उसका हस्बैंड जिंदा है तब तक वो दूसरी शादी जो है वो नहीं करेगी। और इफ द फॉल, यहाँ पर बोला फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड रिलेशन, जिस तरह से हमारे हिंदू मैरिज में होता है ना, कुछ रिलेशन बताए गए हैं जिनमें आप जो है वो शादी नहीं कर सकते। आप अपने
भतीजी के साथ शादी नहीं कर सकते, अपनी स्टेप मदर के साथ शादी नहीं कर सकते, अपनी इस तरह से जो रिलेशन बताए गए हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है वो बताए गए, वैसे ही जो है मुस्लिम लॉ में भी जो है वो बताए गए। ठीक है, तो एक बोला कि मैन जो है वो आपका मैरी नहीं कर सकता असेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए मदर, ग्रैंड मदर एंड हाउस होएवर, कि माता और दादा दादी से, मतलब सॉरी दादी से जो है वो शादी नहीं कर सकता। डिसेंडेंट, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, अपनी बेटी पोती से जो है वो शादी नहीं कर सकता। अपनी सिस्टर से नहीं कर सकता, वेदर चाहे वो पूर्ण सिस्टर हो या यूट्रिन सिस्टर हो या किसी भी तरह की सिस्टर हो, उससे शादी नहीं कर सकता। और हिज नीस, ग्रेट नीस और हाउस की उसकी भतीजी, भतीजी मतलब उसकी नीस, ग्रेट नीस की भतीजी से जो है वो शादी नहीं कर सकता। अपनी आंटी यानी कि मौसी, चाची से वो शादी नहीं कर सकता, पैटर्नल और मेटर्नल। ठीक है, मैरिज इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी, कि एफिनिटी के आधार पर विवाह भी निषेध है। ये बोला दस अ मैन कैन नॉट मैरी, कि इस प्रकार एक आदमी जो है वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, एक मैन मतलब एक मैन जो है वो शादी नहीं कर सकता, मैरी नहीं कर सकता, किसके साथ? अ वाइफ मदर के साथ, ग्रैंड मदर के साथ एंड हाउस होएवर, और वाइफ डॉटर के साथ, द ग्रैंड डॉटर के साथ, उसकी पत्नी क्या, पत्नी के साथ, या उसका पूर्ण विवाह हो गया है तो उसकी पत्नी और की पुत्री और पोती, चाहे वो कितनी भी। ठीक है, और फादर्स वाइफ की अपने पिता की पत्नी, यानी कि उसकी जैसे स्टेप मदर हो गई या कोई भी, ठीक है, उससे शादी नहीं कर सकता। और हिज सन और एनी अदर लीनियन असेंडेंट्स वाइफ, उसके बेटे की बहू, उसकी शादी नहीं कर सकता। और फोस्टर मैरिज, फोस्टरेज किसे कहा जाता है? तो फोस्टरेज इज अनदर इम्पीडिमेंट टू अ वैलिड मुस्लिम मैरिज। ठीक है, फोस्टरेज का क्या मतलब होता है? एक ऐसी वुमेन जो उस बच्चे को जन्म नहीं दिया लेकिन पाला पोषा है, यानी कि पालन पोषण किया है, उसे हम फोस्टरेज कहते हैं। फोस्टरेज मतलब अपनी माँ के अलावा किसी अन्य महिला ने 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और तो महिला जो है वो बच्चों की पालक जो है बन जाती है। उदाहरण के लिए एक आदमी अपनी माँ, पालक माँ या उसकी बेटी या उसकी पालक बहन से जो है वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, अब फासिद मैरिज क्या होती है? जिसे हम इरेगुलर मैरिज कहते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सम फॉर्मेलिटी ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सम इम्पीडिमेंट विच कैन बी मेड गुड। ठीक है, कि मुस्लिम कानून में अनियमित विवाह कुछ औपचारिकता की कमी के कारण या कुछ बाधाओं का अस्तित्व है जिसे कि अच्छा बनाया जा सकता है। मीनिंग दैट इरेगुलरिटी कैन बी रिमूव्ड, कि ये मतलब है कि अनियमितताओं को दूर जो है वो किया जा सकता है और शादी को जो है वो सही बनाया जा सकता है, यानी कि वैलिड बनाया। मतलब एक शादी तो बिना शादी वाली महिला से होती है। हाँ, शादी तो बिना शादी वाली महिला से होती है, लेकिन मुस्लिम लॉ में शादी किसी एक ऐसे पर्सन से हो सकती है जिसकी पहले से शादी हुई है, यानी कि 4 मैरिजेस अलाउड है। फासिद मैरिज किसे कहते हैं? जो कि इरेगुलर मैरिज होगी। इरेगुलर क्यों होगी? क्योंकि लैक ऑफ सम फॉर्मेलिटी, कुछ औपचारिकताओं की कमी के कारण जो है वो ये होती है फासिद मैरिज। ठीक है, या इरेगुलर मैरिज। ठीक है, ये बोला कि इन कुछ इरेगुलरिटी यानी कि जो भी लैक ऑफ फॉर्मेलिटीज हैं उनको रिमूव करके जो है वो इस मैरिज को शाही मैरिज जो है वो बनाया जा सकता है। और फासिद मैरिज इज अ मैरिज विद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इरेगुलरिटी, अनियमितताओं को दूर करने की प्रक्रिया। ऑल ऑफ दीज कंडीशन क्रिएट रिलेटिव इनकेपेसिटी टू मैरी और विच रेंडर द मैरिज इनवैलिड ओनली सो लॉन्ग एज कॉज विच क्रिएट द बार एग्जिस्ट। कि ये बोला ये सभी स्थितियां शादी करने के लिए सापेक्ष अक्षमता पैदा करती हैं, जो कि विवाह को केवल तभी तक अमान्य बनाती हैं जब तक कि बार बनाने वाले का कारण मौजूद होता है, यानी कि विदाउट विटनेस। जैसे कि यदि विदाउट विटनेस जो शादी करी गई है ना, विटनेस तो जरूरी है। ये बोला 2 मेल विटनेस होने चाहिए, और यदि 2 मेल नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल होनी चाहिए। तो बाय एक्नॉलेजमेंट बिफोर द विटनेस, की गवाहों के समक्ष पति द्वारा। ठीक है, और यदि किसी पर्सन ने 5th मैरिज कर ली है, यानी कि 5th वाइफ के साथ शादी कर ली है, तो जो
वो पहले से 4 शादी करी, उनके साथ मतलब एक के साथ जो डाइवोर्स होना चाहिए, ठीक है, तब एक शाही मैरिज यानी कि वैलिड मैरिज को बनाया जा सकता है। जब इरेगुलर मैरिज होगी तो उसको हम शाही मैरिज जो में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से एक वैलिड मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों, किस तरह से, जो इरेगुलरिटी से उसको समाप्त करके। यदि किसी ने 5th शादी करी है तो इनमें से 4 वाइफ में से किसी के साथ डाइवोर्स होना चाहिए, तभी वो 5th शादी कर सकता है। और विद अ वुमन अंडरगोइंग इद्दत पीरियड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द इद्दत पीरियड, जो इद्दत पीरियड के साथ जो है वो किसी पर्सन, इद्दत पीरियड की गुजर रही महिला के साथ यदि शादी कर ली तो बाय एक्सपायरेशन ऑफ द इद्दत पीरियड। prohibition by reason of the difference of religion, conversion of religion, or women can adopt Islam, Christianity, or Jewish religion, what man has to adopt Islam. कि महिलाएं जो है वो इस्लाम, ईसाई धर्म और हिंदुई धर्म अपना सकती हैं, लेकिन पुरुष जो है वो इस्लाम अपनाना होगा। अब है आपका अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन से आप क्या समझते हैं कि with a woman so related to the previous wife, then if one of them or had been a male or they could not have fully lawfully intermarried। यहां पर बोला इद्दत भी समझा दिया जाएगा, थोड़ा सा शांति रखो। इद्दत पीरियड होता है कुछ एक ऐसा टाइम जिसमें शादी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, 5 वाइफ के होते हुए यदि 5th मैरिज जो है वो करनी है तो इस मतलब एक वाइफ के साथ, जो 4 बीवियां पहले से हैं उनमें से एक के साथ या तो डेथ हो जानी चाहिए और दूसरा या तो डाइवोर्स होना चाहिए, यानी कि एक वाइफ के साथ रिलेशन आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है। अनलॉफुल कंजंक्शन, ये बोला कि पिछली पत्नी से संबंधित एक महिला के साथ यदि उनमें से एक पुरुष था तो वे कानूनी रूप से अंतर्विवाहित नहीं कर सकते, कि बाय डाइवोर्सिंग द वाइफ हु इज ऑफ ऑब्स्टेकल, ठीक है। इरेगुलर मैरिज बाय टर्मिनेट by either party, if terminate is before the consummation it has no legal effect, यदि समाप्ति से पहले जो है वो इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। but if the termination is after the consummation then, यदि बोला है कि अगर समाप्ति जो है वो समाप्ति के बाद, यानी कि जो टर्मिनेशन है वो आफ्टर कंज्यूमेशन हुआ है, तो वाइफ इज एंटाइटल है डॉर के लिए, यानी कि कंज्यूमेशन का क्या मतलब है कि यदि मैरिज से रिलेटेड कोई भी जो रिलेशंस होते हैं वो यदि कंज्यूमेट हो चुके हैं उसके बाद टर्मिनेट करी गई मैरिज, तो वाइफ जो है वो आपकी इंटाइटल है कि वो डॉर ले सकती है, प्रॉपर्ट ले सकती है, स्पेसिफाइड ले सकती है, विच एवर इज लोअर। कि डॉर का क्या मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड मनी होता है जो कि एट द टाइम ऑफ मैरिज या डाइवोर्स जो है वो लिया जाता है। प्रॉम्प्ट और स्पेसिफाइड, कि जिसको पहले से स्पेसिफाइड कर दिया था या आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आप इमीडिएट डिमांड कर रहे हो, वो आपका इसमें आता है, प्रॉम्प्ट और स्पेसिफाइड में आता है। तो वाइफ आपकी इंटाइटल है कि वो डॉर ले सकती है, और शी इज बाउंड टू ऑब्जर्व इद्दत फॉर द 3 कोर्सेज, कि वह जो है 3 पाठ्यक्रमों के लिए इद्दत का पालन करने के लिए बाध्य है। चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ सच मैरिज आर लेजिटिमेट, इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे जो है वो क्या होते हैं, वैध होते हैं। और इन बोथ द केसेस ऑफ इरेगुलर मैरिज कंज्यूमेटेड इज नॉट कंज्यूमेट, कि अनियमित विवाह के दोनों मामलों में पूर्ण या पूर्ण नहीं। नो लीगल राइट ऑफ इनहेरिटेंस आर क्रिएटेड बिटवीन द पार्टीज, कि पार्टियों के बीच विरासत का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनाया गया है। इफेक्ट्स क्या है लीगल मुस्लिम मैरिज के, तो यहां पर बोला कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकम लॉफुल, द चाइल्ड बॉर्न ऑफ द यूनियन आर लेजिटिमेट, कि जो चाइल्ड यानी कि जो लीगल मुस्लिम मैरिज के क्या कुछ इफेक्ट्स हैं, यदि बोला है कि इस लीगल मुस्लिम मैरिज के समाप्त होने के बाद यदि जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपके लेजिटिमेट होते हैं, कि आपके वैध बच्चे होते हैं। और वाइफ बिकम एंटाइटल, और जो पत्नी होती है वो डॉर लेने के लिए, महर लेने के लिए जो है वो एंटाइटल होती है। वाइफ बिकम एंटाइटल टू मेंटेनेंस, की वाइफ जो है वो आपकी एंटाइटल होती है कि वो मेंटेनेंस ले सकती है। म्यूचुअल राइट ऑफ द इनहेरिटेंस आर एस्टैब्लिश्ड, कि विरासत के पारस्परिक अधिकार जो है वो स्थापित किए जाते हैं। और प्रोहिबिशन रिगार्डिंग द मैरिज ड्यू टू द रूल ऑफ एफिनिटी कम इनटू द ऑपरेशन, की ये बोला है कि प्रोहिबिशन रिगार्डिंग द मैरिज ड्यू टू द रूल ऑफ एफिनिटी कम इनटू ऑपरेशंस, ठीक है। एंड वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू रीमैरिज, की वाइफ यानी कि जो पत्नी है वो एंटाइटल नहीं है कि वो दूसरी शादी कर सकती है।
लेकिन यदि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, तो उसके बाद आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विदाउट ऑब्जर्विंग दैट पीरियड वो शादी कर सकती है। ठीक है, ठीक है। मेहर होता है, लेकिन अब हिंदी में महर आ गया हो तो क्या कर सकते हैं, कहां पर दिया है? हाँ, मेहर होता है, महर नहीं होता हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ठीक है, ठीक है। चलो, तो बोला है कि वाइफ डज नॉट चेंज हर स्टेटस ऑन अ मैरिज, की विवाह पर जो है वो महिला विवाह पर अपनी स्थिति नहीं बदलती है, और शी रिमेन सब्जेक्ट टू हर ओन प्री मटेरियल स्कूल ऑफ लॉ, कि ये जो है वो अपने स्वयं के विवाह पूर्ण स्कूल ऑफ लॉ के अधीन रहती है। नहीं तो वो बोला नाइदर द हस्बैंड नॉर द वाइफ एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर बाय द रीजन ऑफ मैरिज। ठीक है, कि विवाह ना तो पति और ना तो पत्नी विवाह के कारण दूसरे की संपत्ति में रुचि रखते हैं। ठीक है, मुता मैरिज में बोला, मुता माने एंजॉयमेंट, मुता शब्द का अर्थ है एंजॉयमेंट। सो मुता मैरिज इज मैरिज, ठीक है, जो कि कुछ टाइम के लिए, जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो करी जाती है, फॉर द प्लेजर, फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है वो करी जाती है। मुता मैरिज जो कि टेम्परेरी मैरिज होती है, जो कि फिक्स टाइम के लिए जो है वो करी जाती है, वो ओनली ज्यादातर जो है वो एंजॉयमेंट के लिए जो है वो मैरिज करी जाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मैरिज इज ऑलमोस्ट ऑब्स्टेकल इन इंडिया, हमारे इंडिया में इस तरह की मैरिजेस का प्रचलन नहीं है, ये जो है वो यहाँ हमारे इंडिया में अप्रचलित है। इंजॉय, हाँ, और ठीक है, कि ओनली इंजॉयमेंट के लिए मुता मैरिज करी जाती है। फॉर्म यहाँ पर बोला देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि किस तरह से मुता मैरिज करी जाती है, तो यहाँ पर बोले डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस होती है, कि एक अनुबंध होता है जिसमें घोषणा और स्वीकृति जो है वो होती है। सब्जेक्ट क्या बताया कि मुता मैरिज, ये बोला कि अ मैन मे कॉन्ट्रैक्ट अ मुता विद अ वुमन प्रोफेसिंग अ मोहम्मदन, कि एक पुरुष जो है वो मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्म को मानने वाली महिला के साथ, यहाँ तक कि अग्नि उपासक के साथ जो है वो मुता का अनुबंध कर सकता है, लेकिन किसी अन्य धर्म का पालन करने वाली महिला के साथ नहीं। यानी कि हालांकि एक शिया महिला एक गैर मुस्लिम के साथ जो है वो मुता का अनुबंध नहीं कर सकती, और आदमी द्वारा निर्दिष्ट संबंध के भी जो है वो ऐसे विवाह में गैर कानूनी होते हैं। द टर्म कितना रहता है मुता मैरिज का, तो बोला है कि विच मीन पीरियड ऑफ कोहैबिटेशन शुड बी फिक्स, कि एक कोहैबिटेशन पीरियड जो है वो आपका फिक्स रहता है, कुछ दिन भी हो सकता है और कुछ ईयर भी हो सकता है, इसका टर्म पीरियड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो जस्ट फॉर एंजॉयमेंट के लिए जो मैरिज करी जाती है। और बोला डॉर की जब बात करी जाती है, तो एक मैन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मुता मैरिज में भी विद एनी नंबर ऑफ वुमेन के साथ। देखो कितनी ज्यादा राइट दिया गया है मैन को, ठीक है, वुमेन्स को कोई राइट नहीं दिया गया। तो बोला एक जो मैन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मुता मैरिज का, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट के लिए वो फिक्स पीरियड के लिए शादियां कर सकता है नंबर ऑफ वुमेन के साथ। ठीक है, और ये बोला कि व्हेन द टर्म और टर्म एंड, जो टर्म ऑफ मैरिज या मुता मैरिज का जो टर्म है, और डॉर, डॉर होता है कि जो कि मुता मैरिज में भी जो है वो दिया जाता है, तो वो फिक्स किया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा। और यदि हाउ एवर द टर्म इज फिक्स्ड बट डॉर इज नॉट स्पेसिफाइड, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, वॉइड होगा। फर्दर इफ द डॉर इज स्पेसिफाइड, यदि बोला कि डॉर आपका स्पेसिफाइड है, तो टर्म इज नॉट फिक्स्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, although void as a muta may operate as a permanent marriage। ठीक है, और यहाँ बोला हालांकि मुता के रूप में जो है वो शून्य है, स्थायी विवाह के रूप में जो है वो काम कर सकता है। ठीक है, अ डे मंथ और ईयर, बिल्कुल ठीक है। तो मुता मैरिज में भी डॉर जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए, टर्म जो है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और यदि टर्म फिक्स है, डॉर जो है वो फिक्स नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। राइट ऑफ इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड विरासत का अधिकार जो है वो इस मुता मैरिज में नहीं दिया जाता। डज नॉट क्रिएट एनी राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द मैन एंड वुमन, बट द चिल्ड्रन जो कि बॉर्न होते हैं आउट ऑफ दिस मैरिज, इनको लेजिटिमेट कंसीडर किया जाता है, और बच्चे इनहेरिट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, बोथ पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकते हैं। मुता मैरिज इज डिसॉल्व इप्सो फैक्टो बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। ठीक है, कि मुता मैरिज विवाह जो है वो वास्तव में अवधि की समाप्ति से जो है भंग हो जाता है।
बिफोर द एंड ऑफ टर्म हस्बैंड में और एट हिज विल or but end of contract by making a gift of the term to the wife which is called the hiba muddat और वाइफ कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सच टर्मिनेशन। अवधि की समाप्ति से पहले पति अपनी इच्छा से पत्नी को शब्द का उपहार देकर जो है वो अनुबंध को समाप्त कर सकता है, जिसे हम हिब्बा इमुद्दत जो है वो कहा जाता है। ऐसी समाप्ति के बाद पत्नी के सहमति की आवश्यकता जो है वो नहीं होती। ठीक है। और इफ मुता मैरिज इज कॉन्सुमेटेड, यदि मुता मैरिज जो है वो कॉन्सुमेट की जाती है, ठीक है, कि कॉन्सुमेट हो गई है, तो वाइफ जो है वो इंटाइटल है कि वो फुल डॉर की डिमांड कर सकती है, फुल डॉर ऑफ अमाउंट ले सकती है। और यदि मैरिज जो है वो कॉन्सुमेटेड नहीं हुई है तो वाइफ इंटाइटल है ओनली हाफ, वो ओनली हाफ डॉर लेगी, हाफ लेगी जितना भी डॉर का अमाउंट है। ठीक है। और इफ द वुमन लीव बिफोर द एंड ऑफ द टर्म, यदि वुमन जो महिला है वो पहले ही खुद से लीव कर देती है कि अरे 41 हो गए, इतना जल्दी टाइम हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला कितनी जल्दी टाइम हो गया। तो बोला कि जो वाइफ होती है, ठीक है, मुता मैरिज में बोला यदि मुता मैरिज कॉन्सुमेटेड हो गई है तो वाइफ एंटाइटल है कि वो फुल डॉर ले सकती है। और इफ यदि मैरिज जो है वो कॉन्सुमेटेड नहीं हुई है तो वाइफ एंटाइटल है कि वो हाफ डॉर लेगी ओनली। और इफ द वुमन लीव, यदि वुमन जो है वो खुद से ही, यानी कि मुता मैरिज चल रही थी और वो कुछ फिक्स टाइम से लिए तो, लेकिन मैरिज में वुमन ही जो है वो उसने ही एंड कर दिया टर्म ऑफ, ठीक है, तो हस्बैंड डिडक्ट कर सकता है प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ डॉ। और वाइफ कैन नॉट, और जो आपका सेक्शन 125 सीआरपीसी है ना, उसमें जो मुता मैरिज की जो वाइफ होगी वो क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस, ठीक है, फॉर द मुता मैरिज अंडर द शिया लॉ, बट शी कैन क्लेम अंडर, ठीक है, रुको एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर बोला जो आपका वाइफ है, ठीक है, मुता मैरिज की जो वाइफ है वो क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस, लेकिन अंडर द शिया लॉ, लेकिन शिया लॉ के अंडर जो है वो क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, ठीक है, शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो क्लेम कर सकती है, अदरवाइज जो है वो सुन्नी लॉ में जो है वाइफ आपकी क्लेम नहीं करेगी मुस्लिम मेंटेनेंस, ठीक है। और डाइवोर्स के बारे में बताया गया है, डाइवोर्स अंडर द मुस्लिम लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ में बी डिसॉल्व। डाइवोर्स का क्या मतलब होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगा मुस्लिम लॉ, ठीक है, यानी कि जो अनुबंध है वो आपका डिसॉल्व हो जाएगा, भंग हो जाएगा। बाय हस्बैंड एट हिज विल, पति के द्वारा अपनी इच्छा से तलाक लिया जाता है, तलाक सुन्नत होता है। कौन सा समझ नहीं आया, कौन सा समझ नहीं आया, देखो दोबारा से बताती हूँ। मुता मैरिज जो है वो की जस्ट, ठीक है, कि मुता मैरिज जो है वो जस्ट फॉर एंजॉयमेंट होता है, फिक्स पीरियड के लिए होती है, टेम्परेरी मैरिज होती है, कुछ महीनों के लिए, कुछ ईयर के लिए, कुछ दिनों के लिए ये मैरिज होती है। फॉर्म किस तरह से होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है दोनों पार्टनर के बीच में कि वो मुता मैरिज करना चाहते हैं। और ये भी बोला है कि यदि मैरिज जो है वो की कॉन्ज्यूमेटेड हो चुकी है, ठीक है, मैरिज आपकी कॉन्ज्यूमेटेड हो चुकी है, ठीक है, तो वहां पर वाइफ जो है वो आपकी फुल डॉर की डिमांड कर सकती है। और यदि बोला कि मैन जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मुता मैरिज का विद अनदर नंबर ऑफ वुमेन के साथ, जो टर्म एंड डॉर है वो आपका फिक्स किया जाएगा, ठीक है, जो टर्म एंड डॉर है वो आपका फिक्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और यदि टर्म ऑफ पीरियड जो फिक्स नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा आपका, वॉइड होगा। और फर्दर इफ डॉर इज स्पेसिफाइड, यदि डॉर जो आपका स्पेसिफाइड है लेकिन टर्म आपका फिक्स नहीं है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम ये बोला है, यदि द टर्म इज नॉट फिक्स द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू, तो void एज अ मुता में ऑपरेट एज अ परमानेंट मैरिज, ठीक है, तो इसे हम स्थायी रूप से मैरिज है वो कह सकते हैं। फिर बोला राइट ऑफ इनहेरिटेंस की विरासत का अधिकार, यहाँ पर बोला कि जो मुद्दा मैरिज होगी उसमें पति पत्नी दोनों ही जो है वो इनहेरिटेंस, यानी कि जो पत्नी है वो इनहेरिटेंस के लिए अपना राइट क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन यदि बच्चे पैदा होते हैं तो उसको हम लेजिटिमेट चाइल्ड कहेंगे, ठीक है।
मुद्दा मैरिज में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, अगर वो जितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो क्लेम कर सकती है। हाँ, और यदि वो हाफ टाइम मतलब कुछ टाइम रहती है, यानी कि कुछ टाइम तक जो है वो कंप्लीट नहीं करती है, तो वो हाफ जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और यदि बोला है कि जो उस मैरिज से बच्चे होते हैं तो उसको हम लेजिटिमेट कंसिडर करते हैं और वो बच्चे क्लेम कर सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को। ठीक है। मुता मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है इप्सो फैक्टो बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, और बिफोर द टर्म, यदि बिफोर द एंड ऑफ टर्म द हस्बैंड जो है वो क्या कर सकता है, एंड कर सकता है मैरिज को कुछ गिफ्ट देकर, जिसे हम हिब्बा मुदादत जो है वो कह सकते हैं। ठीक है। और मुता मैरिज जो है वो यदि कॉन्ज्यूमेटेड, यदि जो भी विवाह से रिलेटेड रिलेशन होते हैं, सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, यदि वो आपके कॉन्ज्यूमेटेड हो चुके हैं तो वाइफ इंटाइटल है फुल डॉर लेने के लिए। लेकिन यदि मैरिज जो है वो नॉट कंज्यूमेटेड हुई है तो वाइफ इंटाइटल है हाफ डॉर के लिए। और यदि वुमेन जो है वो क्या करती, खुद से लीव कर देती, खुद से एंड कर देती है उस टर्म को, तो कुछ एक प्रोपोर्शनल पार्ट में जो उसको डॉर दिया जाएगा। और ये बोला कि पत्नी जो है वो शिया कानून के तहत जो है मुता विवाह के लिए गुजारा का दावा, दावा का क्या मतलब है कि क्लेम कर सकती है। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा था, क्लेम कर नहीं कर सकती है, लेकिन सीआरपीसी के तहत जो है वो क्लेम कर सकती है। ठीक है, कि ये बोला कि वाइफ जो है वो आपकी क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस फॉर द मुता मैरिज अंडर द शिया लॉ, बट वो क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत। ठीक है, अब समझ आ गया जितेब जी? ठीक है, अब समझ आ गया। अब है आपका डाइवोर्स अंडर द मुस्लिम लॉ। ठीक है, डाइवोर्स अंडर द मुस्लिम लॉ, डाइवोर्स बहुत बड़ा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया था। अच्छा, अब सही हो गया। हाँ, शिया लॉ में मुता मैरिज के लिए जो है वो क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन सेक्शन 125 सीआरपीसी में कर सकती है। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ आ गया ना, कोई बात नहीं। हम्म, हम्म, मैं आपको इद्दत पीरियड बता देती हूँ पहले। पता नहीं कहाँ होगा, हाँ इद्दत पीरियड। ठीक है, क्योंकि आप डाइवोर्स करेंगे ना तो वहां पर भी इद्दत इद्दत बार बार आएगा, तो इद्दत पीरियड को पहले समाप्त कर लेते हैं। इद्दत क्या है? एक पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन है। ठीक है, जो कि एक वुमेन पर होता है कि महिला पर कुछ एक टाइम पीरियड बताया गया होता है कि जिसमें आप शादी नहीं कर सकते। ये प्रोहिबिशन किसके लिए है? वो शादी के लिए, कि इस पीरियड में शादी नहीं कर सकते। रीजन क्या है प्रोहिबिशन का? कि असर्टेन किया जा सके कि महिला प्रेग्नेंट है और अवॉइड किया जा सके फ्यूचर कंफ्यूजन ऑफ पेटर्निटी को। यदि देखो ये बोला है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या, देखो डेथ के पीरियड में जो है वो कितना रहता है यदि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, यदि महिला प्रेग्नेंट है तो जब तक उसका इद्दत पीरियड कब तक रहेगा? जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। और यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो उसका 4 मंथ 10 डेज जो है वो इद्दत पीरियड रहता है। तो ये इसलिए रहता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक महिला थी, ठीक है, उसके हस्बैंड की हो गई डेथ। ठीक है, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ठीक है, वो प्रेग्नेंट नहीं थी और उस महिला ने साथ ही साथ जो है वो 1 महीने के अंदर दूसरी शादी कर ली। बाद में उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो सवाल उठेगा कि वो किसके बच्चे की मां बनने वाली है? क्या वो पहले वाले हस्बैंड के बच्चे की मां बनने वाली है या दूसरे वाले हस्बैंड? इसलिए इद्दत पीरियड एक टाइम होता है जिसमें प्रोहिबिट किया जाता है कि वो लेडी शादी नहीं कर सकती। ये इसलिए किया जाता है, इस प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या है, रीजन क्या है, असरटेन किया जा सके, पता लगाया जा सके कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, तो फ्यूचर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है, अवॉइड करने के लिए, पैटर्निटी के सवाल को अवॉइड करने के लिए जो है वो आपका ये इद्दत पीरियड जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, और इट इज ऑब्जर्व देन मैरिज ऑफ द वुमन इज डिसॉल्व विच कैन बाय द डेथ और मतलब या तो मैरिज देखो तब डिसॉल्व होती है या तो हस्बैंड की डेथ हो गई है या हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया। डेथ के केस में जो है वो यदि वुमेन प्रेग्नेंट है तो जब तक उसका इद्दत पीरियड कब तक रहता है? जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, 4 मंथ 10 डेज तक जो है वो इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, डाइवोर्स के केस में ये बोला, डाइवोर्स के केस में यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक हुआ है तो
तलाक के केस में जो है वो क्या होगा, इफ वुमेन इज सब्जेक्ट टू द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, कि आपका जो भी सब्जेक्ट टू द मेंस्ट्रुएशन है, कि अभी तक जो है वो महिला मासिक धर्म के अधीन है, ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ इद्दत जो है वो अपॉन रहेगा 3 कोर्स में, मतलब 3 मंथ का पीरियड रहेगा, जो 3 कोर्स इद्दत पीरियड जो है वो रहेगा, ठीक है। और यदि वुमेन इज नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है, तो यदि वुमेन जो है वो आपकी सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन नहीं है, तो 3 लूनर मंथ की 3 चंद्र महीने, यानी कि लूनर मतलब 3 महीने, ठीक है। और यदि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, तो जब इद्दत पीरियड कब तक रहेगा, जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, ठीक है, या तो डिलीवरी नहीं हो जाती या तो 3 महीने तक, ठीक है। मुस्लिम वुमेन प्रोडक्शन ऑफ राइट ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986 ऑल्सो एट द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज एंड ऑफ द इद्दत पीरियड, ठीक है। और ये बोला कि इद्दत पीरियड कब स्टार्ट होता है, इद्दत पीरियड की अवधि कब स्टार्ट होती है, तो बोला इफ यदि मैरिज जो है डिसॉल्व हुई है बाय डेथ, तो जिस दिन से, जिस डेट से डेथ होगी उसके हस्बैंड की, तब से जो है वो इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। द पीरियड कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, पीरियड कब से स्टार्ट हो जाएगा, पीरियड जिस दिन से, जिस दिन डेथ हुई है। इन केस ऑफ डाइवोर्स, यदि डाइवोर्स हुआ है तो इट कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवोर्स, जिस दिन से डाइवोर्स की डिग्री आएगी उसी दिन से इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। If the information of husband death or divorce does not reach the wife until after the expiration of the period of iddat, then she is not bound to observe iddat, ठीक है। ये बोला कि यदि पत्नी और की मृत्यु या तलाक की जानकारी इद्दत से पहले होने के बाद जो है वो पत्नी तक पहुंचती है, तो इद्दत का पालन करना जो है वो बाध्य नहीं है, ठीक है। हाँ, 4 मंथ 10 डेज जो है वो डेथ के केस में होता है, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपका डाइवोर्स के केस में होता है, ठीक है। ठीक है, और इनके साथ साथ यदि डेथ हुई है तब भी यदि महिला प्रेग्नेंट है तो जब तक इद्दत पीरियड रहता है, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, ठीक है, डाइवोर्स के केस में भी उसमें भी। और इफ मैरिज इज डिसॉल्व बाय द डेथ, यदि मैरिज जो है वो आपकी डेथ से जो है भंग हो जाती है, तो इद्दत बाय द वाइफ इज कंपल्सरी whether there has been consummated or not, ठीक है, चाहे वो समाप्त हो गया है या नहीं। हालांकि तलाक के मामले में केवल इद्दत केवल तभी अनिवार्य है जब तक कि विवाह समाप्त हो जाए। इद्दत से गुजर रही महिला के साथ जो है वो वही क्या है, अनियमित है, इरेगुलर है। यानी कि आप इद्दत पीरियड में यदि शादी कर लेते हो, महिला अभी इद्दत पीरियड चल रहा है उससे शादी कर लेते हो, तो उसको इरेगुलर मैरिज जो है वो कहते हैं। राइट एंड ड्यूटीज क्या है ड्यूरिंग इद्दत, तो बोला हाउस हस्बैंड आपका बाउंड रहता है कि वो मेंटेन करेगा वाइफ को ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, ठीक है, कि ड्यूरिंग इद्दत पीरियड उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। वाइफ जो है वो आपकी शादी नहीं कर सकती अनदर पर्सन से जब तक इद्दत पीरियड समाप्त नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ, इरेगुलर मैरिज होगी, ठीक है। तो राइट एंड ड्यूटीज क्या है, तो बोला हस्बैंड बाउंड है कि वो मेंटेन करेगा वाइफ को ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, एंड वाइफ जो है वो आपकी मैरिज नहीं कर सकती अनदर पर्सन के साथ जब तक कि कंप्लीशन नहीं हो जाता इद्दत पीरियड। और after the husband has 4 wives including divorce one, and he cannot marry a 5th wife until the completion of divorce wife इद्दत, कि वह जो है वो तलाकशुदा पत्नी की इद्दत पूरी होने तक जो है वो 5वीं शादी से जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है, कि वाइफ जो है वो आपकी इद्दत पीरियड के दौरान शादी नहीं करेगी, और हस्बैंड की भी यदि 4 शादियां हैं तो वो 5वीं शादी नहीं करेगा। यदि उसको 5वीं शादी करनी है तो एक की या तो डेथ हो जानी चाहिए या डाइवोर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। और वाइफ इज एंटाइटल, जो आपकी वाइफ है वो एंटाइटल है डेफर डॉर के लिए, और इफ द प्रॉपर डॉर हैज नॉट बीन पेड, यदि प्रॉपर डॉर जो है वो पेड नहीं किया गया है तो इट बिकम इमीडिएटली पेएबल, तो ये तुरंत जो है वो देय हो जाता है। In the event of death of either party before the expiration of the iddat period, the other is entitled to inherit from him or her in the capacity of a wife is or the husband in case or as case may be, or if the divorce has not become irrevocable before the death of deceased। इद्दत की समाप्ति से पहले ही किसी भी पक्ष की मृत्यु की स्थिति में दूसरा पति पत्नी या उसकी क्षमता में, जैसे कि लगभग जैसा भी मामला हो, तो उसे विरासत का हकदार है, और मृतक की मृत्यु से पहले तलाक अपरिवर्तनीय जो है वो नहीं हो गया हो, ठीक है। और ये बोला कि इफ द डाइवोर्स इज प्रोनाउंस इन डेथ और इलनेस, यदि मृत्यु बीमारी
के समय जो है वो तलाक सुनाया गया हो तो हस्बैंड डाई बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वाइफ इद्दत। और यदि पत्नी जो है वो पति की मृत्यु जो है वो पत्नी के इद्दत पीरियड से के समाप्त होने से पहले ही हो गई, और हस्बैंड जो है वो डेड हो जाए बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वाइफ इद्दत, तो वाइफ इज एंटाइटल्ड टू इनहेरेंट। तो यहाँ पर बोला कि वाइफ एंटाइटल होती है कि वो इनहेरेंट कर सकती है प्रॉपर्टी को, और इवन इफ द डाइवोर्स हैज बिकम इररिवोकेबल। और यदि बोला है भले ही तलाक उसकी मृत्यु से पहले अपरिवर्तनीय हो गया हो, जब तक कि तलाक उसकी सहमति के बिना प्रभावित ना हो। समझ आ गया कि यदि जो है वो डेथ और इलनेस बीमारी के कारण जो है वो तलाक सुनाया गया हो, यानी कि उसको पता हो कि मैं अब बीमार हूं, अब मैं नहीं बचने वाला हूं, और उसने अपना तलाक दे दिया, और वाइफ अभी तलाक के दौरान जो है वो इद्दत पीरियड में थी और उससे पहले ही जो है वो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ एंटाइटल है कि वो इनहेरिट कर सकती है ना, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है, इवन इफ द डाइवोर्स हैज बिकम इररेवोकेबल प्रायर टू द डेथ और अनलेस द डाइवोर्स हैज बीन अफेक्टेड विदाउट हर कंसेंट। ठीक है, यस मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, सबको क्लियर है। तो मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 हम कल करेंगे, और इससे पहले इद्दत का तो करवा दिया, क्योंकि जो डाइवोर्स का कंसेप्ट है वहां पर भी इद्दत पीरियड बार बार आता, तो मैंने कहा पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और एक खुला मैरिज भी होती है, ठीक है, मुबारक भी होती है, ये सब हम कल करेंगे। इद्दत, डाइवोर्स और मैरिज। ठीक है, डाइवोर्स जो है वो काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है इस मुस्लिम लॉ में। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। किसी को डाउट है तो अभी अभी पूछ लो, जल्दी से बताना। किसी को डाउट है तो अभी अभी पूछ लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय भाई सबको। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए सब, मौसम चेंज हो रहा है।